वो ध्यान रखो। स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में मैंने क्या बताया था कि जो जितना ज्यादा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही स्टेबल है उस केस में। ठीक है, जैसे Zn2 पॉजिटिव था, अब Zn2 पॉजिटिव का हमने देखा था -0.74 के आसपास आ रहा था, -0.74 वोल्ट आ रहा था। वैल्यू अपने को याद नहीं रखनी है ना, वैल्यू से अपने को कोई खास मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होंगी, उसको कंपेयर करना है कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही वहां पे स्टेबल होगा सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, और कॉपर के लिए वो प्लस जा रहा था, कॉपर के लिए प्लस जा रहा मतलब वो कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, हाँ वो एसिड के साथ उसको रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, H पॉजिटिव को डिस्प्लेस थोड़ा ना कर पा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी वहां पे क्या हो रही है तो वो मेटल, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, बट कॉपर की जो वैल्यू आ रही थी वो +0.30 आ रही थी वोल्ट में। अब 0.30 वोल्ट का मतलब है कि वो वहां पर क्या करेगा, प्लस की वैल्यू है मतलब वो लूज नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो लूज नहीं करेगा तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और वो H2 गैस में चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट थे जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे हमने एक पी ब्लॉक में आपको याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था है ना, मेन वहां पे वही चीज है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 का गैप आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसका गैप आ रहा था, +2 का गैप आ रहा था उसमें, और इवन चेंज नहीं था। जैसे कि क्लोरीन था, क्लोरीन में +1 +3 +5 +7 हम उसको एक्साइटेड करके एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 4 में कहां तक लेके जा रहे थे, +7 तक लेके जा रहे थे। जैसे सल्फर था, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, सल्फर में अपने पास +2 था +4 था +6 था, मतलब 2 का यहाँ पर चेंज आ रहा था। बट सबसे पहली बात डी ब्लॉक में 2 का चेंज नहीं आएगा, डी ब्लॉक में वो यूनिटी से चेंज होगा। जैसे कि स्कैंडियम, एक बार मैं पूरा इसको लिख ही रहा हूं क्योंकि एक बार पूरा लिखने से ना वो 3D सीरीज पूरा की पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी समझ में आ जाएगी कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में साथ में लिख लेते हैं, 3D का 1 था और 4s का 2 था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, 3D का 1 और 4s का 2 था। फिर इसके अंदर है ना 3D का 1 था 4s का 2 था, फिर इसमें 3D का 2 था, 4s यहां लिख देता हूं मैं, 4s का 2 था, यहां पर भी 4s का 2 आ रहा था, यहाँ पे 3D का 3 आ रहा था, 4s का 2 आ रहा था, यहाँ पे 3D का 4 पॉसिबल नहीं है, 3D सीरीज में बताया था, 3D का कितना आ रहा था 5 था, 4s का 1 था। एक बार पूरा ही लिख लेता हूं मैं, 3D का क्या था 5 था, 4s का 2 था, 3D का 6, 4s का 2 था, 3D का 7 था, 4s का 2, 3D 8 था, 4s का 2 था, 3D में 10 था, 4s का 1 था, 3D में 10 और 4s का 2 था। एक बार कंप्लीट इसको कर लो 3D वाला। हाँ हाँ हाँ, ये हो चुका है बेटा राघव, हो चुका है ये। अब इसमें देखना ऑक्सीडेशन स्टेट में इनर्ट पेयर की, हाँ पी ब्लॉक में पढ़ा था ना इनर्ट पेयर, उसमें कितने का चेंज आ रहा था, उसमें +2 का चेंज आ रहा था। डाउन द ग्रुप देख रहे थे तो +2 वाला चेंज उसमें दिखाई दे रहा था। क्लोरीन था +1 +3 +5 +7 2 का चेंज आ रहा था। सल्फर था, सल्फर में +2 +4 +6 था। यहां पर क्या हो रहा है, जितने भी इसके NS और N-1 डी में इलेक्ट्रॉन है उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जाएगी। जैसे कि यहां पर तो ये +3 ही रहेगी। पहली बात आपने ये पढ़ी हुई है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं मैक्सिमम एलिमेंट आपको क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। वेरिएबल का क्या रीजन है कि जो NS एंड N-1D इन दोनों की जो एनर्जी लेवल है, जैसे कि यहां पर इस वाले 3D सीरीज में 3D एंड 4s, उसका एनर्जी का जो चेंज है, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो क्या कर रहा है कि बॉन्डिंग में एक तो NS के पार्ट
NS के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और N-1D के भी, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, N-1D में जा रहा है, तो उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बट दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है बहुत कम है, इसलिए दोनों ही NS के इलेक्ट्रॉन भी और N-1D के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। इसकी वजह से आपको यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। +3 है, यहां पर +2 इनकी मोस्ट कॉमन स्टेट है, +2 मोस्ट कॉमन है, उसको मैं सर्कल कर रहा हूं, जो +2 है मोस्ट कॉमन है। हम सिर्फ 3D वाली सीरीज करेंगे, 3D सीरीज में ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा, देखो NS में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1D में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ये +4 तक जाएगा, ठीक है। फिर +2 मोस्ट कॉमन है इसका, फिर +3 गया, +4 गया, और 3 2 5, तो +5 तक ये जाएगा। फिर आपने क्रोमियम में देखा तो +2 मोस्ट कॉमन, इसके बाद +3 गया, +4, +5, और 4s1 3d5, तो +6 तक ये मैक्सिमम जाएगा क्रोमियम। मैग्नीज आपने देखा तो यार +2 जा रहा है, +1 भी है, मोस्टली कॉपर की सिर्फ +1 आ रही है, बाकी मैंने +2 से ही लिखना स्टार्ट किया है। तो +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, और देखो मैग्नीज में 5 2 7, +7 भी इसकी मोस्ट कॉमन होती है मैग्नीज की, तो +7 तक ये जाएगा। यहां तक जितने भी आप देखोगे Mn तक, जो 4s में और 3d में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप सम कर लो, वो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वहां तक जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऐसा कोई पैटर्न नहीं रहता। इसके बाद आयरन से लेके और जिंक तक +2 और +3 ही मोस्ट कॉमन है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसका +2 जा रहा है, इसका +3 जा रहा है, ठीक। इन सबका आप +2 और +3 ही मोस्ट कॉमन रहता है। कॉपर का +1 भी मिल जाएगा, +1 +2 मिलेगा, और जिंक का सिर्फ +2 मिलेगा, +1 भी रहेगा बट मोस्ट कॉमन इसका कौन सा रहेगा, आयरन में आपको +3 भी दिख जाएगा, जिंक में +2 ही मोस्ट कॉमन होता है, कॉपर में +1 या +2 दोनों आपको मिल जाएंगे, निकल में +2, ठीक है। इस तरीके से हालांकि +4 तक भी जाएंगे बट इनका +4 कॉमन नहीं हुआ। अब यहां से कुछ पैटर्न अपने को देखने को मिला। एक तो क्या याद रखना है कि मैग्नीज तक जाते जाते जितने भी इलेक्ट्रॉन NS और N-1D में है उसको आप जोड़ लो, वो आपकी यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7 तक, ठीक। +2 में सर्कल किया हुआ है, सबकी जो है D ब्लॉक में +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसका क्या रीजन है कि जो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि NS यहां पर वैलेंस शेल है, लास्ट शेल NS है, और NS में से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकते हैं, तो +2 NS में सब में लगभग +2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो +2 का चार्ज आएगा। N-1D में भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, और इसी की वजह से +7 तक मैक्सिमम ये शो कर रहा है मैग्नीज। अब स्कैंडियम आप देखोगे तो स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करेगा, Zn आप देखोगे Zn सिर्फ +2 शो कर रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है इस केस में, ठीक है। यहां तक बताओ ये क्लियर है। कॉपर और क्रोमियम +2 नहीं शो करेगा, कॉपर और क्रोमियम +2 भी शो करेगा बट मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सिंपली यहां से देखें तो कॉपर में 4s1 आ रहा है, और 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको स्टेबल 3d10 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो इसका +1 ज्यादा स्टेबल है, +1 इसका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। +2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल इसमें हाई हो जाएगा, +2 बनने का नहीं इसमें। फिर स्कैंडियम में 3d1 और 4s के 2, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं तो स्कैंडियम में स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इसके पहले का जो स्कैंडियम में कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP6 वो बन जाएगा, तो स्कैंडियम तो +3 ही शो करेगा, इसके अलावा वो शो नहीं करेगा। जिंक का +2 समझ में आता है, क्योंकि 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो स्टेबल 3d10 मिला, तो जिंक का +2 शो होगा ही होगा, ठीक। दूसरा क्रोमियम देखो, क्रोमियम में भी +1 शो हो जाएगा,
ठीक है, मोस्टली +2 +6 है, मैग्नीज का +7 मोस्ट कॉमन है। अब इसके अंदर नोट ये करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास ये तो पहले 3D सीरीज है, 4D और 5D सीरीज का भी इसी तरीके से नोट्स में लिखा हुआ है। मोस्ट अपने को 3D सीरीज का ही पूछा जाता है, उसी का अपने को याद रखना है। 4D और 5D सीरीज में जो ऑस्मियम है वो +8 शो कर रहा है मोस्ट कॉमन, मतलब ये हाईएस्ट है +8 तक। क्यों ये +8 शो करेगा? क्योंकि इसके N-1D और NS में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वो बाहर निकालेगा, तो +8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 8 इलेक्ट्रॉन, तो +8 शो करेगा ऑस्मियम। रुथनियम Ru भी शो करेगा +8, बट वो कॉमन नहीं है, ठीक है, रेयरली वो +8 शो करेगा। बाकी ऑस्मियम आपका +8 कॉमनली शो कर रहा है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं डी ब्लॉक के अंदर जिसमें फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें वेरिएबल नहीं है। मोस्ट कॉमन तो वेरिएबल होती है, बट इसमें वेरिएबल नहीं है। किस किस में फिक्स रहेंगी, किस किस में फिक्स रहेंगी बताओ? यहां पे मैं लिख देता हूं Zn2 पॉजिटिव। क्या Zn2 पॉजिटिव शो करेगा? बिकॉज Zn में 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, 3d10 बचा। Zn के नीचे आओ, कैडमियम, क्या कैडमियम भी +2 शो करेगा और मरकरी भी +2 शो करेगा? ये वेरिएबल नहीं है, +2 +2 +2, क्योंकि उसके बाद 3d10 4d10 और 5d10 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। क्या ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे? ठीक। स्कैंडियम +3, क्योंकि इसके बाद अगर तीनों इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में से लूज हो गए वैलेंस, तो उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगा? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो स्कैंडियम का +3, येट्रियम का +3, लेंथेनम का +3। क्या ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है? इनमें कोई वेरिएबल नहीं आएगा। देखो वेरिएबल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इससे बिल्कुल एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, स्कैंडियम, येट्रियम और लेंथेनम। इतना बताओ। जितने भी पॉइंट बताए हैं उसके हर एक क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से आपको टिक करवा दूंगा, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से। क्या क्या क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 है, पहले तो उसको एक्सप्लेन करो क्यों है। क्योंकि NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको इजिली लूज करेगा। दूसरा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है और क्यों शो कर रहा है? +8 और 3D में मैग्नीज +7 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके NS और N-1D दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों में से 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। दोनों में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। और इसमें क्या बन सकता है कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम +3 +3 +3 ये शो कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कंपेयर करने के लिए कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें आप देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रही है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिफर है किससे? जो पी ब्लॉक के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है। पी ब्लॉक में अगर मैं क्लोरीन को देखता हूं तो क्लोरीन जाएगा, अगर मैं पी ब्लॉक में क्लोरीन को देखता हूं तो वो शो कर रहा है +1 +3 +5 और +7। ठीक है, गैप आपको दिखाई दे रहा है, 2 यूनिट का गैप है। सल्फर में मैं शो कर रहा हूं तो सल्फर +2 +4 और +6। ठीक, तो इनर्ट पेयर की वजह से डाउन द ग्रुप जो 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 2 यूनिट कम होगी, वो ज्यादा स्टेबल हो रही है। वो भी इनर्ट पेयर हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पर इनर्ट पेयर की वजह से वो 2 का गैप शो कर रहा है। यहां पर यूनिटी आती, वेनेडियम +2, वेनेडियम +3 +4 +5। ठीक है, तो क्या इतने क्वेश्चन आप बना लोगे इसमें? इतने मुझे बता दो, मैं 3D को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा। नोट्स में 4D 5D लिखा हुआ है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3D से ही मेनली यहाँ क्वेश्चन बनेंगे।
अब +6 भी है आयरन में, बट वो उतना शो नहीं करेगा। मोस्टली आयरन आपको दिखेगा +2 +3 में। क्या भाई ये क्लियर है? मुझे इतना बता दें आप। राघव बेटा क्या इतने क्वेश्चंस क्लियर है? अगर यही चीज, यही ऑब्जर्वेशन मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे दूं तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। विशाल, हर्षित, शौर्य, दलित, सुमित, क्लोरीन में क्या कर रहे थे कि पी ब्लॉक के अंदर यूनिटी का गैप नहीं आ रहा था, उसमें +2 का गैप आ रहा है। देखो +1 +3 +5 +7 ड्यू टू इनर्ट पेयर। और एक्साइटेशन अगर हम देख रहे हैं तो 1 बाय 1 जब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो ग्राउंड स्टेट में +1 शो करेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में, पहली वाली एक्साइटेड स्टेट में +3 +5 +7 ड्यू टू इनर्ट पेयर। बट यहां पर इनर्ट पेयर का कोई रीजन नहीं, यहां पर NS और N-1D दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक एक करके सब में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यूनिटी गैप आ रहा है इसमें। देखो +2 +3 +4 +5। सही है, ये सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में है। अब एक अगला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने को क्या करना है अगर हम इनके ऑक्साइड बना लें। अगर हम इनके ऑक्साइड बना लें, जैसे क्रोमियम का ही अगर हम ऑक्साइड बनाएं तो ये बन रहा है CrO, Cr2O3 और CrO3। ठीक है, जैसे मैग्नीज के बन सकते हैं, मैग्नीज के 7 ऑक्साइड बन सकते हैं। इस तरीके से जितने भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है उतने ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसमें ये पूछा जाता है कि एसिडिक ऑर्डर बताइए, CrO, Cr2O3, CrO3। सबसे पहले अपने को ये जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कि इन ऑक्साइड्स में ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जल्दी से मुझे बताओ CrO, Cr2O3, CrO3 में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? पहले वाले में +2 आ रही है Cr2O3 में, Cr2O3 में 2x - 6 0 +3 आ रही है। ठीक, और CrO3 में x - 6 0 +6 आ रही है। ठीक है, तो +2 +3 और +6। अगर ये इंक्रीजिंग, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जितनी ज्यादा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है उतना ही उसका एसिडिक ऑर्डर बन जाता है। ये ऑलरेडी अपने इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है। तो कोई भी आपको डी ब्लॉक का ऑक्साइड मिले, आप उसमें सिर्फ क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो और वो उतना ही एसिडिक ऑर्डर वही उसका फॉलो करेगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्वेश्चन बन जाएंगे अब? ठीक है, जो भी क्वेश्चन इसके होंगे वो मैं आपको टिक करवा दूंगा, फिर आप देखना। इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। आई थिंक मैंने वो आपको सेंड भी कर दिया है। तो जो भी इसका पॉइंट वाइज जो भी एक्सप्लेनेशन है वो नोट्स में मिल जाएगा। बस आप 3D को थोड़ा सा डिटेल में रखो। 4D और 5D इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें यही पूछा जाता है ऑस्मियम और रुथनियम वाला +8। ऑस्मियम का मोस्ट कॉमन होता है +8, जैसे मैग्नीज का +7 मोस्ट कॉमन है। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, क्रोमियम X ऑक्साइड -2। ठीक है, x - 2 = 0, +2 आ गया। इसमें Cr2 है, 2x माइनस, यहां पे कितने हैं 6, आ जाएगा ना 2x - 6 0 = 0। x कितना आ गया +3।
सही है। तो क्या सेकंड, अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पे मिलेंगे और सिर्फ इतने में ही वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा। सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब अगली इसमें प्रॉपर्टी आती है, दो तीन अपनी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज बचती है, कलर चेंज और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लास वाला नोट्स बना दो, बट क्लास वाले नोट्स में पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। अब इतना तो मैं लिखवा नहीं सकता हर एक पॉइंट को, वो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, तो उसमें से आप लिख लो कलर्ड कंपाउंड, और इसके बाद एक रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये दो अपने पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है भाई, यहां से तो सिग्नल पूरे हैं, यहां से तो क्लियर है। मलिक नो वीडियो, अरे यहां से तो क्लियर है। कलर्ड कंपाउंड में जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अपने को ये पता है कि उसमें जो डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो अनपेयर्ड है, मोस्ट ऑफ द, है ना, कि अनपेयर्ड उसमें इलेक्ट्रॉन है n-1 डी के अंदर। n-1 डी के अंदर अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। n-1 डी में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड समझने से पहले जितने भी कोऑर्डिनेट, जितने भी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये या तो अपनी फ्री स्टेट में या फिर किसी कंपाउंड के साथ ही कलर शो कर रहे हैं, सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में कुछ ना कुछ इसका कलर आता है। जैसे कि आपने ब्लू विट्रॉल पढ़ा हुआ है, ब्लू विट्रॉल आपने पढ़ा हुआ है CuSO4.5H2, ये ब्लू विट्रॉल पढ़ा हुआ है। इसका ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है, जो इसमें कॉपर +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से। अब वही अपने को देखना है। दूसरा, आपने कंपाउंड पढ़ा होगा ZnSO4.7H2, इसको हम कह रहे हैं व्हाइट विट्रॉल। अब व्हाइट का मतलब इसमें कोई कलर नहीं, ठीक है। अब इसमें Zn का +2 कोई कलर शो नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो कलर उन्हीं कंपाउंड में आएगा। पहला पॉइंट तो ये अपना बन जाएगा कि कलर उन्हीं कंपाउंड में आएगा जिनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कलर के लिए अपने को चाहिए अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अब उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसा क्या होता है कि कलर शो होगा कंपाउंड के अंदर। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कौन से डी, n-1 डी में। अब पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि किस किस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनका नंबर कम है। मोस्टली जो डी ब्लॉक होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही शो करेंगे। अब मुझे ये बता दो यार, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से बन सकते हैं, आयनिक फॉर्म में ही बना दो। जो मोस्ट कॉमन आयनिक फॉर्म में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में रहेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। क्या Zn2 पॉजिटिव हो सकता है, क्या Zn2 पॉजिटिव हो सकता है, उसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं 3d10, ये बताओ, यहां पे लिख दूं, क्या Zn2 पॉजिटिव में सारे पेयर्ड होंगे, कैडमियम 2 पॉजिटिव में और मरकरी 2 पॉजिटिव में 3d 4d और 5d के 10 इलेक्ट्रॉन से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये क्या हो जाएंगे, कलरलेस, कोई कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि कलर के लिए अपने को क्या चाहिए, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या स्कैंडियम +3, क्या स्कैंडियम +3 कोई कलर शो कर रहा है, स्कैंडियम +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 4s2 3d1, तीनों इलेक्ट्रॉन गए और उसके बाद क्या बचा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम +3 नहीं शो करेगा। टाइटेनियम का +4, 3d2 4s2, चारों इलेक्ट्रॉन गए, उससे पहले स्टेबल नोबल गैस, क्या ये कलरलेस कंपाउंड बन जाएंगे। कॉपर पॉजिटिव, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा कलरलेस कंपाउंड,
इसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस कंपाउंड। कॉपर पॉजिटिव चेक करो, क्या कॉपर पॉजिटिव कलरलेस बन जाएगा? क्या उसमें कोई अनपेयर्ड आ रहा है? बनेगा ना। और सिल्वर पॉजिटिव, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Zn2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और मरकरी 2 पॉजिटिव। एक तो ये है, और इसके अलावा कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव एंड गोल्ड पॉजिटिव, ये कलरलेस है। ठीक, और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, ये भी कलरलेस है। क्या इतना क्लियर है? तो ये सबसे पहले तो यही पूछे जाते हैं कि मोस्टली जो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ज्यादातर क्या कर रहे हैं, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके पास तो कलर शो करेंगे। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं अपनी आयनिक फॉर्म में, जैसे Zn2 पॉजिटिव, कैडमियम और मरकरी 2 पॉजिटिव, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइनेज मेटल्स में +1 आप ले लो, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इतना क्लियर है? तो इसीलिए जो यहां पर Zn2 पॉजिटिव था, ये Zn2 पॉजिटिव कोई कलर शो नहीं कर रहा, कॉपर 2 पॉजिटिव कलर शो कर रहा है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव बनाओगे तो 3D का 9 बन जाएगा। 3D का 9 बनेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कलर शो करेगा। पहले ये पॉइंट क्लियर है। अब बताता हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर क्यों शो हो रहा है। ग्रीन विट्रॉल है ना, CuSO4.5H2, कंपाउंड का नाम ये, अरे ग्रीन विट्रॉल यार, ग्रीन तो ये है FeSO4.7H2, ये है ग्रीन। Fe+2 है इस केस में, Fe+2 ग्रीन है, ब्लू वाला CuSO4+2 ब्लू है। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसमें ये तो पेयर्ड वाले हो गए, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, कलर क्यों शो हो रहा है? डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो हो रहा है। डी डी ट्रांजिशन, ये एक फिनोमेना यहाँ पे यूज किया जाता है मोस्टली बुक्स में। डी डी ट्रांजिशन की वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके भी अंदर किसी भी आयनिक फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी ब्लॉक में, वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो कर रहा है। अब डी डी ट्रांजिशन क्या है, तो इसको अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल्स, ध्यान से इसको देखना है, अलग से क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी आपको मिल जाएगा कि डी डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करना है, उसकी वजह से कलर कैसे शो होगा। डी ऑर्बिटल हमने पढ़े थे, 5 डी ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबको पता है 5 डी ऑर्बिटल है। 5 डी ऑर्बिटल में इनको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट मीन्स जिनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है, इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डी ऑर्बिटल हैं कितने हैं, 5, और पांचों की एनर्जी सेम है, इसको कह रहे हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। बट ये सेम होने की कंडीशन क्या है, सेम ये कब है, जब ये फ्री स्टेट में, जब ये किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर है डी ब्लॉक के जो कि कंपाउंड नहीं बना रहा है, जो कि फ्री स्टेट में, उस समय ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स, इन पांचों की एनर्जी सेम रहेगी। और ये पांचों हैं कौन कौन से, इनके नाम की भी अपने को यहां पर जरूरत पड़ेगी। एक डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर। ये याद है सबको, ये 5 डी ऑर्बिटल है, और पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए इनको कह रहे हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। बट इसकी कंडीशन हमने लगा दी कि इसकी एनर्जी कब सेम है, जब ये फ्री स्टेट में, मतलब ये किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर है जो कि कंबाइन नहीं कर रहा है। बट क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो कलर शो कब कर रहे हैं, जब
कंपाउंड बना रहे हैं, लाइक CuSO4, FeSO4, ZnSO4, जब वो कंपाउंड बना रहे, कंपाउंड जब ये बनाने कंपाउंड जब ये बनाने वाले होंगे तो इनमें क्या होगा, एनर्जी में गैप आ जाएगा। क्यों एनर्जी में गैप आएगा? जो भी हम डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे आगे चल के वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसको जो अगला जो चैप्टर है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड शो करेंगे, FeCN6 इस तरीके से 2 नेगेटिव, इस तरीके से कुछ एक कंपाउंड आपको दिखाई देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें इसको कहते हैं लीगेंड, जो CN है ना यहाँ पे साइनाइड, इसको लीगेंड कहते हैं। और यहाँ पे जो भी मेटल होगा वो डी ब्लॉक का मेटल होगा, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, डी ब्लॉक का आएगा। तो जब ये लीगेंड आता है मेटल के पास, तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और उसकी जो भी सिमेट्री है और डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें फिर एनर्जी में डिफरेंस आने लगता है। और ये डीजनरेट ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है, जो इनकी सेम एनर्जी है, वो धीरे धीरे डिसिमिलर होने लगते हैं, अलग अलग एनर्जी में टूटने लगते हैं। अलग अलग एनर्जी में कौन, कि 2 ऑर्बिटल इसके हायर एनर्जी में जाएंगे, dx² - y² और dz²। ये 2 ऑर्बिटल गए, इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक। और जो 3 ऑर्बिटल है यहां पे, जो 3 ऑर्बिटल बचे dxy, dyz और dzx, इन तीनों की एनर्जी कम हो जाती है। तो जो भी मतलब अब ये एनर्जी में ब्रेकडाउन हो चुका है, जो डीजनरेसी एनर्जी की वो खत्म हो चुकी है, और ये नॉर्मल स्टेट में एनर्जी थी। इतनी एनर्जी इन दोनों में बढ़ गई और इन तीनों में इतनी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। ये कब हुआ, जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, जब डी ब्लॉक के एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। पहले ये बताओ कि ये क्या कंसेप्ट क्लियर है कि डी ऑर्बिटल्स में जो ये एनर्जी की स्प्लिटिंग हो रही है, इस एनर्जी की स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका बेसिक है ये। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिक है ये, जिसके अंदर जो डीजनरेट ऑर्बिटल थे, जिन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, अब डी ब्लॉक का एलिमेंट जब किसी लिगेंड के साथ जुड़ने वाला होता है तो एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। वो हम पढ़ेंगे कि क्यों डिफरेंस आता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसमें सिमेट्रिकल बना रहे हैं, उसमें एनर्जी में डिफरेंस कर देते हैं। तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं। और फिलहाल इस फिनोमिना को हम कह रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होगा कि ऑब्वियसली इन डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पर होगा। सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो कम एनर्जी वाले शेल में ये चारों इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और सपोज यहां पे पेयरिंग हो गई थी। अब हमने क्या किया कि डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा कि जब ये कंपाउंड या जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती हैं, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन में विजिबल रीजन में, वो लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है। एब्सॉर्ब करके ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ था, अब ये कहां चला जाता है, ये चला जाता है इस हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ये चला जाएगा हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। और जब ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसको हम कह रहे हैं डी ट्रांजिशन। डी का मतलब ये जो डी है ये लोअर एनर्जी का है और ये डी हायर एनर्जी का है। अब ये किसी में भी हो सकता है, ये Z² में चाहे
या फिर एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर में जाइए, किसी में भी जा सकता है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं डी डी ट्रांजिशन, और इसकी वजह से कुछ कलर कंपाउंड शो कर रहा है। ठीक है, क्या ये क्लियर है डी डी ट्रांजिशन? पहली बात तो डी डी ट्रांजिशन किसमें होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही कलर शो करेंगे, वही डी डी ट्रांजिशन उनमें होगा। ठीक है, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, मतलब लोअर डी वाला जो था वो हायर डी वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसी को हम डी डी ट्रांजिशन कह रहे हैं। और वो कब जा रहा है? जब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि वो कौन सी पर्टिकुलर कलर को शो करेगा, वो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर कलर को वो शो कर रहा है। जैसे उसने, आप देखोगे बुक के अंदर कि अलग अलग जो वेवलेंथ है उसमें अलग अलग कलर होता है। ठीक है, जैसे 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन में 4000 पर कुछ और कलर होगा, 5000 पे कुछ और होगा, 6000 पे कुछ और होगा। तो इस तरीके से अगर वो, इसको हम कैसे याद रखते हैं, पहले तो ये देखो, विबग्योर सबने पढ़ा हुआ है, इसको ऐसे राउंड में लिख देना। विबग्योर को इस तरीके से राउंड में लिख देना, विबग्योर को ऐसे राउंड में लिख देना। अगर वो ब्लू लाइट को, ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी को यहां पर एब्सॉर्ब कर रहा है, तो जो इमिट करेगा वो ऑरेंज इमिट करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा CuSO4, CuSO4.5H2 जो ब्लू विट्रॉल था। ठीक है, CuSO4.5H2 जो ब्लू विट्रॉल था, उसमें कॉपर क्या था? +2 था, कॉपर +2 आ रहा था। अब ये ब्लू कलर कैसे हुआ? ब्लू कलर ये है ना, ये ब्लू कलर है, मतलब इसने ऑरेंज कलर को एब्सॉर्ब किया होगा और ब्लू को इसने इमिट किया। ऑरेंज कलर को एब्सॉर्ब किया, ब्लू कलर को इमिट किया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं कि ब्लू विट्रॉल में ये जो कॉपर +2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस कॉपर ने ऑरेंज कलर की लाइट को एब्सॉर्ब किया होगा और ब्लू कलर को इमिट किया। सबसे सिंपल तरीका इसका यही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये डी डी ट्रांजिशन पढ़ा जाता है। ये बेसिक है कि डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि ये लोअर एनर्जी जो डी ऑर्बिटल है, यहां से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट इज डी डी ट्रांजिशन। और यही होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। इनके कुछ कलर आपको मिल जाएंगे बुक में, बट इस तरीके से ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील बनाया जाता है। मुनशन कलर, इसको मुनसन कलर व्हील इसको लिखा होगा बुक के अंदर, मुनसन कलर व्हील, मुनसन कलर व्हील इसको लिखा होगा। इसको कैसे याद रखना है? इस तरीके से विबग्योर को बना दो राउंड में। ठीक है, विबग्योर को राउंड में बना दो। अगर ये ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है तो रेड को इमिट करेगा। ये है डी डी ट्रांजिशन। किसमें नहीं होगा? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं उनमें कभी भी डी डी ट्रांजिशन शो नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखो। आयोडीन, इसमें आई नहीं लिखा जाएगा, इंडिगो नहीं लिखा जाएगा, आई नहीं लिखा जाएगा, 6 ही आएंगे। बस ये विबग्योर को राउंड में बना देना, आई को नहीं लिख। सिक्स ही कलर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इनको कहेंगे, और इसको मुनसन कलर व्हील कहते हैं। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बता दो भाई, क्या ये कलर शो करने वाला कंसेप्ट क्लियर है? इसको हम कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे।
ऑरेंज इसने एब्जॉर्ब किया, जैसे मैंने क्या कहा कि 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉन में जो विजिबल रीजन है उसके अंदर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सपोज उस वेवलेंथ की लाइट पर उसका कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज एब्जॉर्ब करके वो ब्लू को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। जब इसमें जाएगा डी ट्रांजिशन होगा, जैसे सिंपली हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि डी जो एक्साइटेशन होता है 0.8 सेकंड में वापस आ जाता है, इसमें भी वही है। ये जो एक्साइटेड होके डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये ऊपर नहीं रहेगा, ये 0.8 सेकंड में नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो कलर को इमिट करेगा, कुछ कलर को बाहर निकालेगा। जैसे ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लू को बाहर निकालेगा, और यही अपने को यही ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है डी ट्रांजिशन का मतलब कि ये ऊपर गया 0.8 सेकंड में दोबारा से नीचे आ गया, क्योंकि वो जो एक्साइटेड स्टेट है वो अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है भाई, तो क्या कलर वाला सिस्टम क्लियर है कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट बनवाई, उनमें डी ट्रांजिशन का फिनोमेना नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो क्या ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। सारे के सारे ये सब फील्ड होंगे, सपोज 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 4 इसमें होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो कोई ट्रांजिशन करने का मतलब ही नहीं होता कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो जब फुली फील्ड है तो ट्रांजिशन कहां से होगा, और अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर वो जनरली शो नहीं करते। सही है, जैसे कि हमने ZnSO4 पढ़ा, व्हाइट विट्रॉल, अब वो व्हाइट है, यहाँ पे कहीं भी देखो व्हाइट कलर नहीं आ रहा, कलरलेस कैटेगरी में आ जाता हो। इसमें आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो कलर शो कर रहे हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि पेयर्ड हैं बट फिर भी कलर शो कर रहे हैं। कौन कौन से, जैसे डी ट्रांजिशन तो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ही, ये तो एक मेन फैक्टर है कलर शो करने के लिए। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें जो पेयर्ड है बट फिर भी वो कलर शो कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे AgCl है, AgBr है और AgI है। फजान रूल में कहीं ना कहीं आपको लिखवाया था, फजान रूल में कहीं ना कहीं आपको लिखवाया था कि जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना वो इंटेंस कलर शो करता है। देखो सिल्वर यहाँ पे +1 स्टेट में है और सिल्वर +1 स्टेट में पेयर्ड है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अगर इन तीनों का +1 स्टेट बनाया जाए तो ये तीनों ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी ये कलर शो करते हैं। उसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं आएगा, उसका रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे फजान रूल से। फजान रूल से आयनिक नेचर के ऊपर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये देखो AgCl, AgBr और AgI है। मुझे ये बता दो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, और सबसे इसमें फजान रूल से बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा आएगा। क्या लगता है सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है यहां पे? सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा आ रहा है? AgCl, AgBr और AgI कलर शो कर रहे हैं, बट इनमें तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, सिल्वर +1 पेयर्ड है, तो क्यों कलर शो कर रहा है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। तो इसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं है, इसका रीजन एक्सप्लेन होगा फजान रूल से, आयनिक कैरेक्टर से। हमने ये पढ़ा था फजान रूल में कि देखो कैटायन का साइज तो सेम है, कैटायन को यहां पर देखना नहीं है, एनायन को देखो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, डाउन द ग्रुप एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है। एनायन जितना बड़ा होगा उसमें डिस्टॉर्शन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, उसमें से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ठीक है बाहर निकलेंगे। अब Cl, Br और I, आयोडीन का
आयनिक साइज सबसे ज्यादा बड़ा, आई नेगेटिव, तो उसमें उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन उसके अंदर होगा। और अगर पोलराइजेशन उसका उतना ज्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा आएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर ये शो करेगा। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? एजीआई। और उसके ऊपर जो एजीसीएल है ये मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर शो कर देगा। एजीसीएल मैक्सिमम आयनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है कि मैक्सिमम कोवेलेंट कौन जा रहा है? एजीआई जा रहा है। आयोडीन का बहुत बड़ा साइज है, उसका पोलराइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, और जिसका पोलराइजेशन जितना आसानी से हो, फजान रूल में आपने पढ़ा हुआ है, उतना ज्यादा कोवेलेंट होता है। तो ये एजीआई मैक्सिमम कोवेलेंट हो जाएगा और ये मैक्सिमम आयनिक हो जाएगा एजीसीएल। अगर इनके कलर की बात की जाए तो ये एजीसीएल कैसे हो जाएगा? ये है वाइट, फिर AgBr पेल येलो, और ये आ जाता है डार्क येलो। तो जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, कलर और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट नेचर है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा ये कलर शो करेगा जितना ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। सिंपल, जितना कोवेलेंट नेचर का है डाउन द ग्रुप, उतना ज्यादा ये कलर की इंटेंसिटी शो कर रहा है। पहले व्हाइट था, उसके बाद पेल येलो हुआ, फिर डार्क येलो हो गया। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं, अलग से एक पॉइंट स्पेशल हम इसको नोट कर लेंगे। पेल येलो मतलब लाइट येलो कलर। मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाई, वो मिलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। क्या डी ब्लॉक इतना क्लियर हुआ? इतना ही रहने देते हैं, मैं कहाँ ज्यादा करवा रहा हूँ। हाँ, ये उसके एग्जाम्पल हैं जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, बट वो कलर्ड है। उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे। सिल्वर पॉजिटिव में सारे पेयर्ड है ना, सिल्वर पॉजिटिव में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट वो क्या कर रहा है? कलर शो कर रहा है। तो उसका रीजन क्या है? कोवलेंट नेचर जितना बढ़ेगा तो कलर इंटेंसिटी, फजान रूल से उसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। देखो भाई, रिलेटेड तो होगा ही, रिलेटेड तो ये है। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर एक तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी पूरी जरूरत पड़ेगी। 3D सीरीज तो बिल्कुल याद ही करना है। उसमें ये कलर्ड कंपाउंड वाला जो क्रिस्टल फील्ड और डी ट्रांजिशन है, ये भी वहां पे रिवाइज होगा। इससे आगे लास्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपने वैसे तो ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, √n × n+2 मैग्नेटिक मूवमेंट आपने पढ़ा हुआ, वही चीज है, वही फॉर्मूला आएगा आगे। तो रिलेटेड चैप्टर है पूरा का पूरा। तो इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस नंबर आपको लिख के दूंगा। आज के आज वो निपटा देना सारे, आज के आज वो सारे क्वेश्चंस आपने निपटा देने। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा हो? तो यहां तक बता दें। नोट्स भी भेज दूंगा और क्वेश्चंस भी टिक करवा दूंगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी में टिक करवा दूंगा। एग्जाम्पलर मैंने पी ब्लॉक की भेजी हुई है, उसको सॉल्व कर लेना, और इसके मैं एनसीईआरटी में टिक करके आपको दे दूंगा, लिख करके दे दूंगा। 8.1 8.2 ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसी के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस में किस तरह से पूछ रहा है। इसके बाद अपने पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, फिर दो चार छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अलॉय है, और फिर एक दो दिन में डी ब्लॉक खत्म। व्हाट्सएप पर एक डाउट भेजा है।
कौन है भाई व्हाट्सएप पे डाउट भेजने वाला? क्वेश्चन नंबर 8.7 आंसर हो सकता है क्या? अगर 8.7, रुक जाओ भाई इसको देखता हूँ। 8.7, what is lengthenoid contraction, what are the consequences of lengthenoid contraction? तो ये तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। With the successive filling of the inner orbitals 4f, there is a gradual decrease in the atomic and ionic sizes of these metals along the series is called lengthenoid contraction। ठीक है कि 4f में आप फिलिंग करते जा रहे हैं और 4f की जो शील्डिंग होती है बहुत ज्यादा वीक होती है, उसमें अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो उन 14 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ा तो उसकी वजह से रेडियस कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। सही है। दे रिएक्ट इजिली विद वाटर टू गिव सॉल्यूशन गिविंग +3 आयन, ये भी ठीक है। द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 ऑल्दो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर आल्सो एग्जिबिटेड। ठीक है भाई, लिख सकते हैं। एक्टिनोइड भी, एक्टिनोइड क्यों नहीं पढ़ेंगे? लेंथेनॉइड एक्टिनोइड दोनों पढ़ेंगे, वो एफ ब्लॉक में आएगा ना। अभी तो हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक 1-2 दिन में खत्म होगा, उसके बाद एफ ब्लॉक आएगा। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड एक्टिनोइड बहुत कम है क्योंकि उनके कोई कंपाउंड नहीं है और जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी नहीं है। 2-4 प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि सारे के सारे एक तो मोस्टली वो रेडियो एक्टिव है, उनकी कोई प्रॉपर्टी खास है नहीं, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 2-4 और चीजें देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेंथेनॉइड, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन के अंदर रखा हुआ है ग्रुप नंबर 3 में, पीरियड 6 और पीरियड 7 में वो इनर ट्रांजिशन होते हैं। राघव चावला, वो पता था, ऐसे तो क्वेश्चन राघव चावला ही पूछ सकता है। इनर ट्रांजिशन है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ट्रांजिशन के अंदर आते हैं ग्रुप 3 में, उसको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, वहां से कम ही क्वेश्चन बनते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करेंगे। हाँ, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है, फिर इतना क्लियर है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे।